हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द श्री 2.0 पर। दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और स्टैटिक जीके के जो रिवीजन पॉइंट हैं वो भी लास्ट में रखे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वीडियो जो करंट अफेयर की सुबह आती है, ये वीडियो ये आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पर ये रखे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 5.2%। जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में जो वैश्विक बेरोजगारी दर तय की गई है वो 5%, 2%, जो 5.2% तय की गई है। तो याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जिसे ILO ऐसे बोलते हैं, ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है कि 2024 में जो दावा किया है कि 2024 जो वैश्विक बेरोजगारी दर रहने वाली है वो 5% टू 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो 2023 में ये बेरोजगारी जो दर थी वो 5.1% थी, याद रहे, और 1% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद बताई गई है। बेरोजगार लोगों की जो संख्या है वो 2 बिलियन तक बढ़ गई है, ठीक है। और अगले जो 2025 में केवल मामूली सुधार की उम्मीद की गई है इसमें, तो याद रखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO के बारे में, ठीक है। ILO आया तो ILO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1919 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ILO वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बनती है और इसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। और 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, तो याद रहें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनाइटेड कप, जिसे बोलते हैं टेनिस का कप है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यूनाइटेड कप जो 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। जर्मनी ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए बात करते हैं, यूनाइटेड कप जो है 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हरा कर जीता है। तो उप विजेता आपसे पूछे तो पोलैंड बताएंगे दोस्तों, और विजेता पूछे तो जर्मनी बताएंगे। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और अलेक्जेंडर और जो लारामी जो मंड है, इन्होंने एक निर्णायक मिश्रित युगल का मुकाबला किया है। तो ठीक याद रखें, थोड़ा प्रिंट यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, तो टाइपिंग, तो ये मुकाबला जीता है, तो याद रहे। आइए दोस्तों, यूनाइटेड कप जो है ये दूसरा संस्करण है और इसका जो पहला संस्करण हुआ था ये 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ है और ये जो है दूसरा संस्करण है इस बार। यूनाइटेड कप का जो आयोजन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है वहाँ पर यहाँ ये आयोजन किया गया था। तो याद रहे, ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी शहर में इसका आयोजन किया गया था। आइए दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट और करंट अफेयर के बारे में। इससे रिलेटेड मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया है। तो याद रहें,
मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 में। और केन्या की जो बीट्राइस चेचेट ने बार्सिलोना में, याद रहे कौन, बीट्राइस चेचेट ने बार्सिलोना में 5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट 13 सेकंड का समय लेकर महिलाओं का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी याद रखेंगे। और विराट कोहली को जो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है, तो याद रहे। और अनाहत सिंह जो हैं उन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश जो है चैम्पियनशिप, याद रखें, ठीक है, चैम्पियनशिप में अंडर 19 का खिताब जीता है। तो अंडर जो 19 है इसका खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। स्क्वैश जूनियर ओपन स्क्वैश जो चैम्पियनशिप है इसमें जीता है। आइए दोस्तों बात करते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी जो सिंधु है वो फोर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में 16वें स्थान पर हैं, तो याद रखेंगे। और मैनचेस्टर सिटी ने जो क्लब वर्ल्ड कप है फुटबॉल का खिताब जीता है, तो याद रहे जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का क्लब वर्ल्ड कप, इसका जो है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2024 में इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो तमिलनाडु में होगा, याद रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। आइसटीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है, तो जो आइसटीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, चीन ने इसे लॉन्च किया है, याद रखें। चीन के जो जीचांग के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। चीन के जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है और लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे लॉन्च मार्च 2 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है आइसटीन प्रोब सैटेलाइट मिशन को। ये लगभग 1.45 टन वजनी है और इस सैटेलाइट से खिले हुए कमल के आकार का ये सैटेलाइट है, याद रखेंगे। और वजन की बात करें तो 1.45 टन इसका वजन है और ये खुले जो खिला कमल होता है इसके आकार का जो है ये है। और इस उपग्रह का नाम जो है महान जो वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है, तो याद रखें इसका नाम, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ उद्देश्य इसके क्या क्या होंगे, इसके उद्देश्य के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है ब्रह्मांड में जो रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करना, मतलब पता लगाना, इसका ये काम रहेगा और इस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण जो तरंग के साथ आने वाले जो एक्सरे हैं उनके संकेतों की खोज करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और निष्क्रिय ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज करना। और चौथा जो उद्देश्य इसका है सुपरनोवा विस्फोटों से जो पहली है रोशनी प्राप्त करना, यह है इसका उद्देश्य। सुपरनोवा विस्फोट से पहली रोशनी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, तो याद रखें ये इसके उद्देश्य हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा जो सेतु है ये किस राज्य में है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तो याद रखें। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो 12 जनवरी 2024 को मुंबई में जो ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करने वाले हैं और इसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु के नाम दिया गया है, इसे जाना जाएगा। और बता दें कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है और यह जो है लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल बताया गया है। तो ये 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये भी याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की, क्या क्या है। समुद्र के ऊपर
जो है इसकी लंबाई लगभग समुद्र के ऊपर जो इसकी लंबाई है लगभग ये 16, ये मान ले 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 16.5 ठीक है किलोमीटर इसकी लंबाई है समुद्र के ऊपर। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ये भी याद रखें। जो दक्षिण मुंबई है और नवी मुंबई है इसको जोड़ने का काम करेगा। और इस परियोजना का जो निर्माण हुआ है वो 2018 से इसका निर्माण शुरू हुआ है और इसकी जो लागत आई है वो 17,843 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। दृष्टि जो है 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो है भारतीय नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल आर हरि कुमार हैं, इन्होंने हैदराबाद के अडानी एरोस्पेस पार्क में पहले स्वदेशी निर्मित जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है और इसे अडानी जो डिफेंस है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से विकसित किया है, तो याद रहे। और इसका जो 70% उपकरण भारत में ही बना है, 70% जो इसका काम हुआ है ये भारत में हुआ है, तो याद रखेंगे। और यह पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं और इससे नागरिक और अलग हवाई क्षेत्र दोनों में उड़ान भरने के लिए मंजूरी दी जाएगी। तो ये सारी बातें इसके लिए हैं, याद रख कर लेना, ठीक है, एक बार देख लेना। आइए जानते हैं दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन की विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषता है कि किसी भी मौसम में ये 36 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और अपने साथ ये पेलोड जो की क्षमता जो इसकी है वो 450 किलोग्राम की इसकी पेलोड की क्षमता है, तो याद रखेंगे। और यह ड्रोन जो है वो 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये सारी इसकी बातें हैं, खूबियाँ, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। और ये 1000 मील तक लगातार उड़ान में सभी चुनौतियों की निगरानी कर सकता है और इसमें जो है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। तो सारी ये खूबियाँ हैं इसकी, तो एक बार जरूर देख लेना मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो ये रोड मैप जो जारी किया है ये तमिलनाडु राज्य ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। और ये तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोब जो इन्वेस्टर मीट के दौरान 2030 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का जो रोड मैप पेश किया है, तो तमिलनाडु ने पेश किया है। और इसका लक्ष्य है कि इसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो निवेश है, क्या कब तक इसका 2030 तक इसका लक्ष्य प्राप्त करना है। और जो इसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो इसमें निवेश है, मानव पूंजी, नवाचार, बाजार क्षमता और शासन बुनियादी ढांचा और समग्र समावेशी विकास क्षेत्र में काम करेगी ये। तो ये बातें सभी इसके लिए हैं दोस्तों। आइए जानते हैं तमिलनाडु राज्य आया है, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु जो की राजधानी जो है वो चेन्नई है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो पोंगल यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 234 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 18 हैं और लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 सीटें लोकसभा की हैं यहाँ पर। पोंगल के अवसर पर मनाए जाने वाला जो जल्लीकट्टू त्यौहार है वो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार या खेल माना जाता है। जल्लीकट्टू ये खेल है, तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल जो माना जाता है वो जल्लीकट्टू माना जाता है। तो जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख खेल है, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है
बताया गया है कि किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है रामलला दर्शन योजना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, रामलला जो दर्शन योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य ने इसे शुरू किया है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने ये रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया है और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग द्वारा ये किया गया है। और इसमें प्रतिवर्ष लगभग 20,000 जो तीर्थ यात्रियों को रामलला दर्शन जो है कराए जाएंगे। तो याद रखें। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग इसमें पात्र होंगे। तो 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग कि इस योजना को, रामलला दर्शन योजना है, इसके पात्र होने वाले हैं। तो 20,000 जो तीर्थ यात्री हैं, प्रतिवर्ष लगभग 20,000 प्रति यात्री, सभी यात्रियों को वो रामलला दर्शन कराया जाएगा। तो ये जो है ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। आइए जानते हैं राज्यों की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि परीक्षा जो निकट आ रही है यूपी PSSC GD, इस पे आप कर पाएँ। तो जो योगश्री अभी हाल ही में योगश्री योजना शुरू की गई है, ये पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है, याद रखेंगे। और अबुआ आवास योजना आपसे पूछे कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड की योजना है अबुआ आवास योजना। लाडली बहना योजना सभी लोग जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश की योजना है। गृह लक्ष्मी योजना ये कर्नाटक की योजना है। और मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना की बात करें, आपसे पूछे तो असम बताएंगे। ये मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना है, ये असम राज्य की है। युवा मितान परिवहन योजना की आप बात करें तो युवा मितान जो परिवहन योजना है ये छत्तीसगढ़ की योजना है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार की योजना है। और हार्ट कुक भोजन योजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, हार्ट कुक भोजन योजना। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर ध्यान देंगे इस पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो सबसे स्वच्छ जो शहर बना है 2023 में, तो वो बना है इंदौर और सूरत। याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों, इंदौर भी है और सूरत भी है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में जो है इंदौर और सूरत को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2023 का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया है। और दिल्ली के जो मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जो हैं हरदीप पुरी हैं, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया है और बताया है कि भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। और 2023 में जो है वो 4500 से ज़्यादा शहरों को इस लिस्ट में रखा गया है। तो याद रखेंगे 2023 में 4500 शहरों को इस लिस्ट में रखा गया है। और बताया गया है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान स्वरूप जो है वो इंदौर और सूरत का प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे इंदौर और सूरत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जो है वो 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो ये भी बात याद रखेंगे, ये 7वीं बार बना है। महाराष्ट्र का जो मुंबई है, ठीक है, नवी मुंबई है, वो 3रे स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है ये 4थे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ये 5वें स्थान पर है। तो याद रखेंगे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का जो सासवाड़ है ये पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का जो पाटन है ये 2रे स्थान पर है। और महाराष्ट्र का जो लोनावाला शहर है ये 3रे स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में जो है ये इस स्थान प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में महाराष्ट्र का जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश को 2रा स्थान प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। देश के स्वच्छ राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है इसमें,
महाराष्ट्र, शहर में इंदौर है और सूरत है, लेकिन राज्यों की कैटेगरी में बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों की बात करें, गंगा किनारे बसे सब शहरों में तो वाराणसी पहले स्थान पर आता है और प्रयागराज दूसरे स्थान पर आता है। गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छ जो आता है वो वाराणसी और प्रयागराज दूसरे स्थान पर आता है। और मध्य प्रदेश के जो महू है, याद रखेंगे महू को सबसे स्वच्छ जो कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। तो मध्य प्रदेश के जो महू है उसे सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट का जो अवार्ड मिल चुका है। और बात करें जो बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षा शहर का अवार्ड जो दिया गया है वो चंडीगढ़ को दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षा शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को मिला है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आई है, जो स्वामी विवेकानंद है उनके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है दोस्तों, याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद को इनके जन्म शताब्दी पर जो है हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 1984 में भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, कब की गई है, 1984 में यह दिवस मनाने की घोषणा होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भी घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा वर्ष है वो 1984 है। और किसने घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे घोषित किया है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी जान लेंगे। और इनका जन्म जो हुआ है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म होता है और इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके गुरु का नाम जो था वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद जो हैं वो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो कब की रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो कोलकाता में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। और अमेरिका के शिकागो में ये 11 सितंबर 1897 को हुए विश्व धर्म महासभा में भारत प्रतिनिधित्व किया था। तो इन्होंने जो है शिकागो में जो धर्म सम्मेलन है ये कब हुआ था, ये 1893 में ये सन पूछता है। तो याद रखेंगे 11 सितंबर 1893 में जो विश्व धर्म महासभा का आयोजन शिकागो में किया गया था, तो भारत के प्रतिनिधित्व करता थे, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए महासमाधि ले ली थी, तब इनकी प्राण चले गए थे। तो स्वामी विवेकानंद का जो महासमाधि ली थी वो 4 जुलाई 1902 को ये समाधि लेते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं जनवरी में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों की एक बार चर्चा करते हैं। तो जनवरी में जो है 1 जनवरी को DRDO दिवस भी मनाया गया है। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, DRDO दिवस। 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी की बात करें तो इस दिन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी की बात करें आपसे पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी की बात करें तो इस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र की जन्म
शताब्दी होती है, जन्मदिन होता है, तो इसी दिन पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो याद रखेंगे 23 जनवरी को जो नेता सुभाष चंद्र के जन्म के दिन ही जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और आपको बात करें कि गणतंत्र दिवस, तो ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, 28 जनवरी को। और 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जनवरी माह के कुछ प्रमुख दिवस थे, याद कर लेना। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम को किसने लॉन्च किया है? स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, डीआरडीओ द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। तो याद रखेंगे डीआरडीओ द्वारा जो स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम है इसको लॉन्च किया जाता है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम इसको लॉन्च किया जाता है। और असॉल्ट राइफल का अनावरण पुणे में किया जाता है। तो इसे कहाँ किया जाता है? पुणे में। और राइफल की जो प्रभावी रेंज है वो है 500 मीटर। तो याद रखें 500 मीटर इसकी रेंज है और इसका वजन 4 किलोग्राम से कम है। तो याद रखेंगे। और इस राइफल में 20 राउंड मैगनीज जो मैगजीन होती हैं, कितनी राउंड होती हैं? 20 राउंड मैगजीन यहाँ पर होती हैं। आइए बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में, जिसे बोलते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ का गठन जो होता है वो 1958 में इसका गठन होता है। और मुख्यालय जो इसका होता है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होता है। और इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में है डॉक्टर समीर बी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डीआरडीओ के। और डीआरडीओ का जो कार्य होता है वो सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर हथियार, तो याद रखेंगे सेंसर हथियार उपकरणों का डिजाइन करना और विकास और उत्पादन करना, ये इसके काम होते हैं। तो ये सारी बातें याद कर लेना। आइए बात करते हैं दोस्तों कल के रिवीजन का, कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल का रिवीजन क्लास था जो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया था, याद कर लेंगे। जो बीनू का निधन हो गया है वो कौन थे? तो बीनू एक फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। और CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर था। कल इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, तो वीडियो ना देखे हो तो एक बार जरूर देख लेना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो ये सऊदी अरब के थे, तो याद रखना। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो 2028 तक हो जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है UPSC का सदस्य। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इसरो को दिया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश में आपातकाल की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभांकर कौन बना है? तो ये बना है बिन और नीनी, याद रखेंगे क्यों 2000 जो है ये 25 में होने वाला है। तो इसका जो शुभांकर रखा गया है वो लिखा गया है बिन मिन और नीनी, इसका शुभांकर रखा गया है। आइए रिवीजन करते हैं कल की क्लास का, स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है सुशासन विनियमी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। शराब पर स्वस्थ चेतावनी लागू करने वाला पहला देश जो बना है वो आयरलैंड बना है। ये पहले हैं, याद कर लेना, जो पहले हुए हैं इसके बारे में याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय
जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये असम में बनाया गया है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ बनाई गई है, तो ये कोलकाता में बनाई गई है। और दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो हरियाणा राज्य बना है। तो याद कर लेंगे, हरियाणा राज्य जो है वो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों आइए बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल का प्रश्न था आप मेरा कि डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी, तो डेविस कप की शुरुआत जो हुई थी वो 1900 में इसकी शुरुआत होती है डेविस कप की, तो याद रखेंगे, ठीक है। आइए आज का प्रश्न है आपसे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे दोस्तों को।